नीतीश कुमार में अब वो बात नहीं रही। कम से कम सीएम के चेहरे पर उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं रही जितने तेजस्वी यादव को मिल रहा है पॉपुलैरिटी। चिराग पासवान अभी तो पूरा एनडीए का उधेड़ बुन चल रहा है, लेकिन अंततः कहाँ रहेंगे सबको पता है जी। तेजस्वी यादव की आंख के सामने एक बहुत बड़ा समीकरण है जीत का, लेकिन उसे वो देख नहीं पा रहा है। तो प्रशांत किशोर को आप मुस्लिम यादव प्रत्याशी देने से कैसे रोक सकते हैं? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जांच पड़ताल। तो चलिए, इस खास कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे इस खास मुद्दे पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। लगातार तेजस्वी यादव चुनावी वादे कर रही हैं, चुनाव को लेकर एक्टिव है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी अगर कोई मुसीबत है तो वो बिहार के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो हैं। 20 साल से बिहार सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन आप तेजस्वी यादव की अगर बात कर ले तो वो एक अच्छे और प्रबल दावेदार हैं सीएम फेस के बिहार में। तो तेजस्वी यादव आखिर कहाँ चूक रहे हैं, क्या कमी रह रही है कि जनता के बीच तेजस्वी यादव की जो बात है वो नहीं पहुंच रही है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी तेजस्वी यादव बनाए कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की जीत का रास्ता साफ हो पाए। हमारे साथ हमारे संपादक मौजूद हैं। क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव जिस तरह से इस बार चुनावी मैदान में है, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, क्या सरकार बनाने के लिए काफी है या कोई और तरीका उनको अपनाना चाहिए? देखिए, मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है, तेजस्वी निश्चित ही सबसे प्रबल दावेदार हैं बिहार में सीएम बनने के। लगभग सभी सर्वेज में वो सबसे आगे हैं और काफी आगे हैं, मतलब दुगुना तिगुना आगे हैं बाकी अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से। नीतीश कुमार में अब वो बात नहीं रही। कम से कम सीएम के चेहरे पर उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं रही जितने तेजस्वी यादव को मिल रहा है पॉपुलैरिटी। लेकिन कल ही हमने देखा था कि जो बंद थी, उस बंद के दौरान राजद कार्यकर्ता जमीन पर थे, लेफ्ट की पार्टियां थी, कांग्रेस थी, वीआईपी थी, मिलजुल कर एक सफल बंदी का आयोजन किया गया था। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनको जब हम देखते हैं और दोनों गठबंधनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो लगभग जो सबसे सटीक लगा वो जो इंक इनसाइट का है, जिसमें एनडीए को 48.9 यानी 49% मत बिहार में इस बार मिलते नजर आ रहे हैं और महागठबंधन को 35.8 यानी 36% मत मिलते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है और ये इस बात का परिचायक है कि भले ही आप पॉपुलर हैं, भले ही आपको सीएम बनाना बिहार के युवा चाहते हैं, लेकिन इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू बिकम सीएम, क्योंकि केवल सीएम का चुनाव होता नहीं है, चुनाव तो विधायकों का होता है और विभिन्न क्षेत्रों में 243 सीटों पर जो 123 विधायक लेकर आएगा गठबंधन, वो सरकार बनाएगा, 122 के आंकड़े को पार करेगा। तो पिछली बार भी नंबर 1 पार्टी तो राजद ही थी, लेकिन सरकार क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि सम्मिलित तौर पर महागठबंधन 122 के आंकड़े से काफी पीछे रह गया और एनडीए ने बढ़त बना ली, जबकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं थे पिछली बार, क्योंकि उनकी पार्टी तो तीसरे नंबर पर चली गई थी। 45 विधायक उनके बचे थे, 43 विधायक बचे थे। तो क्या आखिर वहां से मुख्यमंत्री बनना उनका इतना आसान हो गया और तेजस्वी यादव नंबर 1 पार्टी बन के भी हाथी मलते रह गए? तो ये तो फिर रिपीट हो सकता है ना। अंतर क्या आया है? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार से इस बार अंतर ये आ रहा है कि पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में थे, एक व्यापक वोट बैंक उनका भी है और वो इस बार तेजस्वी के साथ है, निश्चित इसका फायदा होगा। लेकिन एक बड़ा फायदा पिछली बार बागी होने के चलते चिराग पासवान के तेजस्वी यादव को हुआ था। बिल्कुल। चिराग पासवान अभी तो पूरा एनडीए का उधेड़ बुन चल रहा है, लेकिन अंततः कहाँ रहेंगे सबको पता है। एनडीए छोड़ने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में चिराग पासवान नहीं चाहेंगे। वो जानते हैं कि इसका नुकसान केंद्र की सरकार को हो सकता है और चिराग ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ, जिससे नीतीश का कुछ भी हो जाए लेकिन मोदी का कोई भी काम बिगड़े। इम्पैक्ट नहीं खराब करेंगे मोदी का, बिल्कुल नहीं। बिना शर्त समर्थन इन्होंने दिया था लोकसभा में, आपको याद हो। बिल्कुल। और आज भी कुछ बदला नहीं है खास, जब उस समय तो सब कुछ छीन लिया गया था इनसे और भाजपा से नाराजगी का एक बड़ा कारण भी था इनके पास, लेकिन फिर भी नाराज नहीं थे। तो आज तो नाराजगी का कोई खास कारण नहीं है। थोड़ा अगर सीटों को लेकर तालमेल बैठाने की बात चल रही है तो बहुत सेलेक्टिवली
चिराग का गुस्सा बहुत सेलेक्टिव है बिहार में, अगर आप समझ पाएंगे तो उसे समझिएगा। चिराग इशू बेस्ड नाराजगी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब हत्या हो गई किसी बड़े व्यापारी की, उस दिन बीटो का कार्यक्रम था, तो नाराजगी तो होगी ना जी। कानून व्यवस्था तो सुदृढ़ होनी ही चाहिए ना जी। अगर आप तेजस्वी यादव जी सरकार में बैठे थे नीतीश कुमार के साथ और पट्टी गांधारी की तरफ बांध लिए थे, तो ये जरूरी नहीं कि हर कोई बांध ले, सही बात। और दिस इज द क्वालिटी ऑफ चिराग पासवान जो कि आम जनता को और पत्रकारों को पसंद आता है जी। शायद इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा पत्रकारों के फ्रेंडली भी हैं। क्या उनका महिमा मंडल मेरा काम नहीं, कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर कर रहा था मैं। अब विषय पे वापस आता हूँ। तो सरकार तो बन नहीं रही है और चिराग पासवान यदि एनडीए में है तो ये तो जो 18,000 वोटों का नुकसान जदयू की सारी सीटों पर और लगभग 140 सीटों पर चिराग पासवान ने किया था एनडीए का, वो तो नहीं होगा ना इस बार। प्लस यदि चिराग पासवान 18,000 वोट पिछली बार काटे थे, इस बार वो जोड़ने जा रहे हैं। तो पहली बात, तेजस्वी को वो 18,000 वोट का फायदा नहीं होगा। दूसरा, इसका फायदा जदयू को होने वाला है या भाजपा को होने वाला है। तो ये तो डबल झटका लगेगा तेजस्वी को ना। तो तेजस्वी इसीलिए शायद और राजद उकसाने की कोशिश बार बार चिराग पासवान को कर रही है कि वो बाहर आ जाए और हमारा काम हो जाए। लेकिन देखिए, घर में लिखा और शहर में ढिंढोरा है कहा जाता है। अब मैंने तो कह दिया, तेजस्वी यादव ये मानकर चले कि चिराग पासवान अलग नहीं होने वाले एनडीए से, और उनके पास वीआईपी आई है, तो वीआईपी का कितना इम्पैक्ट रहेगा वो भी देखने वाले, क्योंकि वोट शेयर जो दिखा रहा है वीआईपी का सर्वेज में वो बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा है। एक बात ये भी है ना सर कि अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो वो एनडीए के साथ थे, फिर इधर आते हैं, फिर उधर जाने का मन करता है उनका, तो ऐसे उनके भी जो वोटर है उनके भी तो मन में आएगा कि हमारे नेता एक जगह क्यों नहीं। मैं ये मानता हूँ और ये मानकर चलना पड़ेगा कि मुकेश सहनी का वोट उनके वोटर्स उनको देते हैं, तभी हम इस विश्लेषण को सही ढंग से कर पाएंगे। अगर हम टूट की बात करेंगे तो कई वोट बैंक में टूट होता है, एमवाई में टूट होती है, लेकिन हम चूंकि एक विश्लेषण करने का तरीका यही है कि आप मानकर x इक्वल टू समथिंग मानकर चले, तो हम मानकर चलते हैं कि मेजोरिटी ऑफ मलाह वोट करेंगे उनको, लेकिन स्टिल इट डजंट मेक द डिफरेंस। वो जो आपको पिछली बार फायदा चिराग की वजह से हुआ था, वो कहां से आप लेके आइएगा, और उसके उस फायदे के बावजूद अब सरकार नहीं बना पाए थे। महाराज यहाँ तो पेच यहाँ फंसा हुआ है कि पिछली बार तो बॉनबीटा पी के गए थे तब नहीं पटक पाया। सही बात। तो इस बार तो आपको खानो नसीब नहीं है, तो कैसे कीजिएगा। इस बार तो कांग्रेस भी बैठी है। बिल्कुल, कांग्रेस दिख भी रहा है 60 से कम सीटें तो कांग्रेस नहीं लेगी, ये तो तय है। और ये एक बड़ी समस्या उनके लिए उत्पन्न हो रही है। वीआईपी भी 60 सीटें मांग रही है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम मांग रहे हैं 30+ सीटें मांग रही है लेफ्ट की पार्टियां, चाचा पारस मांग रहे हैं 5 सीट, और भी कई दल हैं जो सीट मांग रहे हैं। देखिए, कमोबेश तेजस्वी यादव को इंक्लूसिव होना होगा। पिछले 3 चुनाव में अगर मैं क्रिटिकली तेजस्वी यादव के किसी भी फैसले का सबसे ज्यादा मैंने अगर क्रिटिसाइज किया था उनके हार के बाद, तो मैंने हर बार यही कहा कि वो समावेशी नहीं हो पाए, वो इंक्लूसिव नहीं हो पाए, और यही कमी इंडिया गठबंधन में भी थी। वो समावेशी नहीं हो पाए, डरते थे एक दूसरे से, और जब तक आप एक दूसरे से डरते रहेंगे तब तक ये जीत हार नहीं संभव है। पिछली बार एनालिसिस किया जा रहा था कि चिराग पासवान से जदयू लड़ रही है, जदयू से चिराग पासवान लड़ रहे हैं, भाजपा से जदयू लड़ रही है, और ये लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे। कहाँ हुआ? 30 सीट में जीते, बिल्कुल एक दूसरे के लिए मेहनत की और जीत गए। ये जो है ना, ये महागठबंधन को भी करना पड़ेगा। क्या इससे भी इस बार द बोट इज नॉट गोइंग टू फ्लोट। इस बार कोई नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा, और वो रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, फिर कहूंगा, बगल में लड़का शहर में ढिंढोरा। तेजस्वी यादव की आंख के सामने एक बहुत बड़ा समीकरण है जीत का, लेकिन उसे वो देख नहीं पा रहे हैं। आज हम उनके गांधारी वाले जो कपड़ा है आंख पर पड़ा हुआ पट्टी, उसको खोल देता हूं मैं, और ये उनके वोटरों को भी देखना चाहिए। और अगर कसम खा लिए हैं कि हमारे विश्लेषण को देखेंगे नहीं या देखेंगे तो मानेंगे नहीं, तो उस कसम को भी तोड़ना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो सारा तो ट्राई कर लिया, हरियाणा से लेके होनालुलु तक सब ट्राई कर लिए, लग रहा है सरकार नहीं बन रही है। तो अब की बार अगर नहीं हुए तो गंगा सागर वाला सिस्टम हो जाएगा आपका। तो मैं आपको एक समीकरण बता रहा हूँ, इस लोकसभा चुनाव में 243 सीटों पर किसने कितनी बढ़त बनाई मैं आपको बता रहा हूँ। जेडीयू सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए उसने 74 सीटों पर बढ़त बनाई थी। ये क्या साबित कर रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव भी लगे हाथ हो गए होते तो 74 सीटें जदयू जीतती। जदयू जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है, वो नंबर 1 पार्टी बिहार में बन जाती।
अगर उसी लोकसभा में हम बीजेपी का प्रदर्शन देखें तो बीजेपी एक सीट ज्यादा लोकसभा लड़ी थी जदयू से, और वो 68 सीट ही जीत पाई है। मतलब बीजेपी का प्रदर्शन घट रहा है, वो दूसरे नंबर की पार्टी होती। सबसे बुरा हाल तो राजद का होता। जब इसको बोनबीटा नहीं मिला राजद को, तो 35 सीटों पर ही राजद ने बढ़त बनाई थी लोकसभा में। मतलब कहां पिछली बार 78 सीटें जीती थी, कहां इस बार 35, आधा। एलजेपी जो कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसने 29 सीटों पर बढ़त बनाई थी, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। हम 6 पर, कांग्रेस 12 पर, लेफ्ट की पार्टियां 13 पर और वीआईपी 1 पर। ये कंपैरेटिव एनालाइज करते हुए आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर लोकसभा विधानसभा साथ होते हैं तो आज सरकार बनाना छोड़िए ना, विपक्ष में बैठने की स्थिति भी अच्छी नहीं होती तेजस्वी यादव जी की। फिर इसके बाद आता है एक जनरल लॉ कि लोकसभा इज नॉट नेसेसरली विधानसभा, और लोकसभा का रिजल्ट जरूरी नहीं कि विधानसभा में रिपीट हो। ये 2019-20 में भी हुआ था। 19 में आपने देखा था कि 40 सीटों में से 39 लोकसभा सीटें जीत कर एनडीए आई थी। सब पर बढ़त थी किशनगंज छोड़कर। और उसके बावजूद जब विधानसभा में वो गए तो नीतीश कुमार जो कि 16 सांसद जिनके जीते थे, उनकी संख्या विधायकों की 43 हो गई, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए वो। और सबसे जो खराब प्रदर्शन, 0 जिसके सांसद थे राजद, उसने 78 सीटें 69 सीटें जीती थी, तो सबसे बड़ी पार्टी हुई थी। तो मतलब ये दिस इज नॉट अ बैंकमार्क जिससे आप एनालाइज कर सके कि कौन सी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, ऐसा तो मैं हवा में बता नहीं रहा हूँ। देखिए, लोकसभा चुनाव इस बार स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया था। पहली बार मोदी के चेहरे में वो मैजिक नहीं दिखा देश भर में, कहीं कहीं दिखा, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई जगहों पर हमने कहा, महाराष्ट्र में तो साफ उलट गया था। उत्तर प्रदेश में इतना बुरा प्रदर्शन, महाराष्ट्र काम आएगा लेकिन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश जहां राम मंदिर बनाया वही सीट हार गए। अयोध्या में ही वोटरों ने वोट, बिहार में 39 से अब 30 पे आ गए। तो ये साबित करता है कि जब स्थानीय मुद्दों पर मोदी भी आए भिड़ने के लिए, तो मोदी की भी साख दांव पर थी और मोदी कमजोर पड़े, और उस आधार पर ये लोकसभा चुनाव विधानसभा में थोड़ा रिपीट हो सकता है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे बड़ी हावी थे इस लोकसभा में। लेकिन दिस इज नॉट माई ओनली लॉजिक, मैं इसके पीछे एक और बड़ा लॉजिक आपको देने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। शहर में लड़का और बगल में लड़का और शहर में ढिंढोरा। इस बार विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उपचुनाव, इसमें जन सुराज चुनाव लड़ी थी। जन सुराज बेलागंज में 17,000 वोट लेके आई थी, इमामगंज में 37,000 वोट लेके आई थी, रामगढ़ में 6500 वोट लेके आई थी, और तरारी में 5,600 वोट लेके आई थी। ये टोटल योग होता है 4 सीटों पर 66,523 का। और जब इसका एवरेज आप करते हैं तो 16,000 वोट पर विधानसभा होता है। अब जरा समझिएगा यदि पिछली बार लोजपा 18,000 वोट पर विधानसभा लेके आई थी, जिसका फायदा तेजस्वी को हुआ। सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन और क्यों नहीं बना पाए सरकार, समझिएगा। इन दर्शकों को बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोजपा जो है वो 140 के आसपास सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। अगर 243 पे वो लड़ती तो ये एवरेज और बढ़ सकता था, और तेजस्वी को और कांग्रेस को भी कई सीटों पर फायदे और होने की संभावना थी। तो 18,000 वोट तो जो पिछली बार वो काट रहे थे एनडीए का, वो इस बार 16,000 वोट तो आपको जनसुराज काट रहा है। कम से कम एक एवरेज मैं अगर मान के चलूं, ज्यादा भी हो सकता है इससे, लेकिन चिराग पासवान यदि 18,000 काट रहे थे और जनसुराज 16,000 काट ही रही है, तो एक मजेदार बात ये भी है थी कि जहां चिराग पासवान 140 के अंदर सिमट गए थे सीटों पर लड़ने में, वहीं जनसुराज 243 सीट पर लड़ेगी। तो ये एवरेज और बढ़ने के चांसेस हैं, और ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और राजद को फायदा होता नजर आएगा। ये भले, अब इसमें गेम क्या है, इसमें एक बहुत तगड़ा गेम है। आपको ये पता है कि देखिए, नॉट नेसेसरीली बीजेपी और जेडीयू का ही वोट कटेगा जनसुराज से। ये तो राजद का वोट भी काटेंगे ना, ये तो उनके समीकरण पे जब वो मुस्लिम देंगे, यादव देंगे, तो वो तेजस्वी का वोट भी काटेंगे। तो प्रशांत किशोर को आप मुस्लिम यादव प्रत्याशी देने से कैसे रोक सकते हैं? अगर आप रोक देते हैं प्रशांत किशोर को मुस्लिम यादव प्रत्याशी देने से, तो आपका जो एवरेज है जनसुराज का वो और बेहतर हो सकता है। और वो माफी, बेहतर हो या ना हो, लेकिन आपके फायदे में उनका चुनाव लड़ना हो सकता है, क्योंकि वो डैमेज करेंगे कंप्लीटली फिर बीजेपी का और जेडीयू का वोट। तो
इसे कैसे आप स्टेब्लिश कर सकते हैं? फिर मैं वही कहूंगा, बगल में लड़का शहर में ढिंढोरा जी। सब कुछ आंख के सामने है। दरअसल आपने एकदम इग्नोर करने का कसम खा लिया है जी, अपने आगे किसी को समझना नहीं। बिल्कुल, इंक्लूसिवनेस आपकी राजनीति का पहला सीढ़ी होना चाहिए, और वो समावेश आपकी राजनीति में समाजवाद में होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? आप 2 चुनाव हारने के बाद याद आता है कि शहाबुद्दीन का परिवार है, और जाके वहां बोलते हैं कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद। ये 2 चुनाव पहले अगर बोल दिए होते हैं। लोकसभा में सीट के लिए जब हुआ था उस समय मैं खुद कवर कर रही थी उस चीज को, मैंने देखा था कि किस तरह से इग्नोर किया गया है उनको। यही हाल पप्पू यादव के साथ जी। आप पप्पू यादव के चलते मधेपुरा, सुपौल, अररिया, फारबिसगंज, आप पूरा उस क्षेत्र पूर्णिया तक आपका डैमेज हुआ, पूरा डैमेज हुआ। आपको अगर 5 या 10 वोट भी डैमेज हो तो बहुत डैमेज हो गया। पिछली बार 10 सीटें तो कम से कम ऐसी थी जहां 10-12 हजार 15 हजार से कम हार जीत वाली सीटें अच्छी खासी थी जी। अब 16 हजार वोट तो केवल जनसुराज काट रहा है। अब नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे? और इसे आप कैसे सुधार सकते हैं वो मैं बताता हूँ। 16 हजार तो मैंने बता दिया आपको कि मतलब चिराग वाला पार्ट तो टेकन केयर ऑफ बाय जनसुराज हो गया। अब मैं एक और बात बताता हूँ। बगल में लड़का चिट्ठी लिखकर ओवैसी ने कहा कि लालू जी हमको साथ ले लीजिए, आपका हम साथ देंगे तो सरकार बन जाएगी, एनडीए को रोकने में आसानी होगी, भाजपा का जो विजय व्रत है उसको रोक पाएंगे हम लोग। लेकिन आपने क्या कहा कि आप बैठ जाइए, आपका कोई जनाधार यहाँ नहीं है, आप हैदराबाद वापस चले जाइए, आप वापस मिस्र यूनान चले जाइए, ईरान जाकर चुनाव लड़िए। ठीक है, ये इस बात का भी परिचायक है कि मुसलमानों का वोट लेने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ये आप पे ठप्पा लगेगा, लेकिन चलिए फॉर इंस्टेंस हम तो सिखा ही सकते हैं, सिखा देते हैं आपको। 2020 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी ओवैसी की पार्टी। ओवैसी ने जो कुल वोट लाया 20 सीटों पर वो है 5,58,000। 5,58,000 मतलब चलिए 6 लाख 58 है तो उधर मान लेते हैं। ये 5,58,000 वोट को अगर आप एवरेज डिवाइड करते हैं तो यदि ये 27,900 प्रति विधानसभा होता है, मतलब 28,000 वोट। 18,000 पर आपको चिराग ने फायदा पहुंचा दिया कई सीटों पर, 16,000 का आपको जनसुराज मौका दे ही रही है, और ये 20 सीटों पर 28,000 वोट जो लाया था ओवैसी ने, ये तो आपके खिलाफ जाएगा। फिर आप सबसे बड़ा नुकसान आप क्या आप कर रहे हैं? आपने पिछली बार इनके 4 विधायक तोड़ लिए, क्या इस बार गारंटी है कि आप इनके 4 विधायक तोड़ लेंगे? ये तो कह के गए हैं 4 तोड़े हो 24 हराएंगे इस बार। सामने समीकरण है, ओवैसी को किसी भी कीमत पर बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। और अगर आप आंख मूंद कर चल रहे हैं तो आप एक और चुनाव हारने की ओर बढ़ चुके हैं। ओवैसी को यदि आप नहीं मिलाएगा, और इसी कारण से मैंने कल आपके साथ डिस्कशन जिसमें किया था, नहीं आप नहीं थी, मैंने खुद पंचनामा किया था, और उसमें मैंने बताया था दर्शकों को कि तीसरे मोर्चे की तरफ बिहार बढ़ रहा है, और तीसरा बड़ा प्रभावी मोर्चा होगा अगर आप जनसुराज के साथ ओवैसी को जोड़ देते हैं, आईपी गुप्ता को जोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो 4 विधानसभा सीटें जो अभी चुनाव हुए थे, उसमें रामगढ़ की सीट जो हारी गई थी, वो क्यों हारी गई थी? वो इसलिए हारी गई थी क्योंकि वहां पर मायावती यानी बसपा का प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के प्रभाव की वजह से अच्छा वोट काट लेता है। लड़ाई तो बसपा और भाजपा में ही थी, आप तो थे ही नहीं लड़ाई में, और उसका भी नुकसान आपको हुआ। तो ये क्या इशारा कर रहा है? बसपा तो कुछ सीटें देकर एडजस्ट कर लेना सीमावर्ती इलाकों में, जेएमएम को एडजस्ट कर लेना कुछ उधर के सीमावर्ती इलाकों में, और ओवैसी को ससम्मान महागठबंधन का हिस्सेदार बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाइएगा तो आपके पास कोई समीकरण जीत का नहीं है। उधर का अगर आप दोनों फायदा देखिए सर, अगर आप कर रहे हैं प्रशांत किशोर की और उसके अलावा चिराग पासवान की, तो दोनों का इक्वेशन और अकेले ओवैसी का इक्वेशन दोनों बराबर है। बिल्कुल। और देखिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, ओवैसी 20 सीटों पर तो लड़कर आपको 27,000 सीट पर। और एक बात मुझे बताई जाती, मैं बहुत इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, जनसुराज किसका वोट काटेगा मुझे नहीं पता, चिराग पासवान किसका वोट काटेंगे डिबेटेबल। मुझे ये बताइए ओवैसी किसका वोट ले रहे होंगे? ये 27,000 28,000 कौन से लोग होंगे? उनको मुस्लिम वोट बैंक मिलेगा। उसमें अगर 5-10% भी हम ज्यादा ही बोल रहे हैं, 5-10% भी उसमें से अगर 27 में से काट लेते हैं तो 25,000 होता है। 25,000 ये कौन सी जाति कौन धर्म के लोग हैं? सबसे बड़ा जो एमवाई समीकरण की आप बात करते हैं, एमवाई का तो एम ही हिल गया, सही बात। और 20 सीटों पर आप आंख मूंद कर मान लीजिए आप नहीं जीतने वाले हैं, और ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा। मतलब आप अररिया, सुपौल और पूर्णिया के इलाकों में नहीं जीतने वाले हैं।
आप समझ रहे हैं, आप एक और विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं ये सोचकर कि ओवैसी हमें इन सीटों पर डैमेज करेंगे, और जहां मतलब ट्रेडिशनल एनडीए वोट बैंक कम है वहीं वो जीत जाएंगे एनडीए के लोग। भैया ये तो बहुत सिंपल मैथ है, कौन समझा रहा है आपको, कौन पढ़ा रहा है आपको? इस विषय को देखना बहुत जरूरी है अगर आप महागठबंधन के समर्थक है, खासतौर पर तेजस्वी यादव के समर्थक है। बिना ओवैसी के ओवैसी को किसी भी स्थिति में अपने साथ लेना ही होगा। ओवैसी तीसरे मोर्चे में चले जाएंगे ना, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ओवैसी को थर्ड फ्रंट में लेने में सफल हो जाते हैं और थर्ड फ्रंट में आईपी गुप्ता, जन सुराज अगर रेडी हो जाती है, और अगर उसमें ओवैसी आ जाते हैं, बसपा आ जाती है, जेएमएम जैसी पार्टी आ जाती है, और बिहार की कुछ और छोटी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं, मैं दावे से कह रहा हूं ये तीसरा मोर्चा, कहने के लिए तीसरा मोर्चा होगा, ये दूसरा मोर्चा हो जाएगा और तेजस्वी यादव लड़ाई में ही नहीं दिखेंगे। सबसे बड़ा नुकसान इसमें महागठबंधन का ही है, बिल्कुल। बीजेपी के जो वोटर्स और बहुत आसानी से मैं कह रहा हूं यदि इस पूरे सिचुएशन को ना मतलब घाटे को फायदे में कन्वर्ट किया जा सकता है केवल एक फैसले से, ओवैसी को साथ ले लेना और प्रशांत किशोर के प्रभाव को खासतौर पे सीमांचल के इलाकों में कम कर देना। उनको मुस्लिम प्रत्याशी मिले ही नहीं। यदि ओवैसी रहेंगे और राजद रहेगी साथ में और कांग्रेस रहेगी, मैं दावे से कह रहा हूं मुस्लिम प्रत्याशी चाह कर भी जनसुराज की तरफ नहीं जा पाएंगे, और जो बच्चे कुछ लड़ेंगे वो उतने प्रभावी नहीं होंगे। तो भैया ये है हमारा समीकरण, बुझाए तो यूज कीजिए, नहीं बुझाए तो फिर तो चुनाव का रिजल्ट तो तय है ही, तो सर्वे हो ही गया है। तो चलिए, सर्वे भी बताया हमने, और अगर आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, अगर महागठबंधन के दर्शक हैं और ये देख रहे हैं, तो आप जरूर इस बात को समझिए कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी जरूरी है इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को जीत दर्ज करने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।